जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है प्रतियोगिता दर्पण सीरीज के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नवीनतम समान ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख नियुक्तियों की और एब्रिविएशंस की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मई एडिशन प्रतियोगिता दर्पण का है। इस प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को पहले ही कवर कर लिया है। आखिरी के कुछ दिनों के अंतर्गत आपके लिए जो नवीनतम समान ज्ञान के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से अपॉइंटमेंट, डेथ और जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, साथ ही साथ अंत में सेट प्रैक्टिस को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अब ये पूरा जो लिंक है फेसबुक पे भी उपलब्ध है, तो यदि आप फेसबुक पे इसे देख रहे हैं तो फेसबुक पे इसे जरूर फॉलो कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। चलिए आइए चलते हैं सेशन की तरफ, जहां हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं एब्रिविएशन की। तो एक एब्रिविएशन जो पूरे महीने में, मतलब ये मार्च महीना का न्यूज है, तो मार्च महीने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एब्रिविएशन रहा है वो एब्रिविएशन रहा है महासागर। तो महासागर का नाम इसलिए निकल कर आया कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा हुई थी और मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने एक नए पहल की घोषणा की और उस नए पहल को उन्होंने जो नाम दिया है उसे महासागर कहा गया है। महासागर वस्तुतः सागर जो विजन इसके पहले प्रधानमंत्री ने दिया था उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको उन्होंने महासागर कहा है, जिसका फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स है। एक बार फिर से समझ लें इसको। महासागर का जो फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो पर्पस है, ये पर्पस प्रधानमंत्री ने जो इसकी घोषणा की है, इसका पर्पस भारत का हिंद महासागर के अंतर्गत अपने पोजीशन को मजबूत करना और अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, साथ ही साथ हिंद महासागर से जितने भी देश सटे हुए हैं, जिनकी सीमा सटती है, उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना, ताकि हिंद महासागर में किसी भी अनिश्चितताओं को दरकिनार किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे किसी यदि विशेष HADR मिशन की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी आप देखेंगे देशों के साथ सहयोग बनाया जा सके। तो ये HADR और साथ ही साथ आप देखेंगे कि रणनीतिक रूप से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पहल है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल फिलहाल में ही अनाउंस किया गया है। इसके ऊपर विशेष सेशंस कभी और समय मिलेगा तो वहाँ करेंगे, तत्काल बस इसके फुल फॉर्म से आप यहाँ पे काम चलाएं। आगे चलते हैं, प्रमुख अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट है, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट में आप बात करें तो यहाँ पे नाम आता है जस्टिस जय माल्या बागची का नाम यहाँ पे काफ़ी चर्चे में रहा था। कारण इसलिए है कि अब जस्टिस जय माल्या बागची, जो कि मुख्य रूप से कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति मिल चुकी है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मार्च 2025 से प्रदान की गई है। और सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, अभी हाल पता है आपको, जस्ट अभी हाल फिलहाल में जस्टिस संजीव खन्ना ही बने हैं। तो उनकी अध्यक्षता, हालांकि अब जिस महीने में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय जो है वो CJI जो है वो चेंज हो चुके हैं और कवई साहब जो है वो बन चुके हैं। तो उनके संस्तुति पे ही संजीव खन्ना जो है उस समय जो CJI थे, उनके संस्तुति पर कॉलेजियम ने यह नियुक्ति की है। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। और कॉलेजियम क्या होता है, प्रमुख सुप्रीम जो सीनियर जज होते हैं उनका एक पैनल होता है, उनके निर्देश पे ही या उनके संस्तुति पे ही सबों का आप देखेंगे नियुक्ति किया जाता है। तो इसी कॉलेजियम के निर्देश पे, जिसके हेड जो थे वो संजीव खन्ना थे, उनके निर्देश पे ही आप देखेंगे जस्टिस जय माल्या को या उनके सीनियरिटी के आधार पर उनको यहाँ बुलाया गया है। तो आदेश राष्ट्रपति के द्वारा 10 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया था और न्यायाधीश बागची को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ 17 मार्च को दिया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जब ये आ चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या हो गई हो, कितनी हो गई है, 33 हुई है, जो कि मुख्य न्यायाधीश सहित है, मतलब 1+32 आप कहेंगे। जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, तथा न्यायाधीश का एक पद अभी वहाँ रिक्त है, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए, 33+1 होना चाहिए, मतलब 34 होना चाहिए। और जल्दी ही भी आप देखेंगे कोई एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति जो है वो आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं, जस्टिस माल्या बागची का सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल जो रहेगा वो 6 वर्ष से अधिक रहेगा, मतलब 2 अक्टूबर 2031 तक जो है वो बागची साहब का यहाँ पर कार्यकाल रहने वाला है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम है जिन्होंने इनकी संस्तुति प्रस्तुत की है, उस कॉलेजियम में संजीव खन्ना के अलावा 5 वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध थे, जिसमें जस्टिस भूषण आर गवई, ये अभी क्या बन गए हैं, ये CJI बन चुके हैं, इस बात को भी याद रखना चाहिए। और ये सीनियरिटी के आधार पर होते हैं। टॉप जो 5 हैं वो इसमें रहते हैं, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय सोझा, जस्टिस विक्रमनाथ वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो ये कॉलेजियम का हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को भी है और राष्ट्रपति ने अंततः जो है इस पर मोहर लगा दी। और इस तरह से आप देखेंगे कि जस्टिस जय माल्या बागची जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं। चलते हैं आगे। शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नंबर 2 हो गए हैं। तो शक्तिकांत दास के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो भी हाल फिलहाल में ही RBI के गवर्नर थे और अभी RBI के गवर्नर से इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्हें पोस्ट से अब ये क्या बन गए हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं।
तो प्रधान सचिव पहले से एक हैं यहाँ पे और दूसरे जो हैं वो सचिव बन गए हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं शक्तिकांत सिंह और 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया है, अभी आरबीआई में गवर्नर के रूप में सर्व किया है। उर्जित पटेल आप देखेंगे कि 6 साल तक इन्होंने यहाँ पे सर्व किया है। दिसंबर 2024 में इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे और अब फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 जो है वो यहाँ पे नियुक्त कर लिए गए हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के मौजूदा कार्यकाल तक रहेगा, मतलब जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक इनका कार्यकाल जो है रहने वाला है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर डॉक्टर पीके मिश्रा सितंबर 2019 से ही कार्यरत है। मतलब जो नंबर 1 है आप देखेंगे कौन है, तो डॉक्टर पीके मिश्रा हैं जो प्रधान सचिव हैं। आपको पता है ब्यूरोक्रेट का सबसे टॉप का पद होता है ये, तो नंबर 1 जो है वो कौन है, डॉक्टर पीके मिश्रा है जो 2019 से बने हुए हैं और उनके साथ अब शक्तिकांत दास जो है वो अब इस पैनल में शामिल हो गए हैं। और शक्तिकांत दास की नियुक्ति जो हुई है कब हुई है, 2025 में हुई है। तो इंपॉर्टेंट ये पोर्टफोलियो है, इस बात को याद रखेंगे। नंबर 1 पे कौन है, डॉक्टर पीके मिश्रा और नंबर 2 पे जो है वो कौन बन गए हैं, शक्तिकांत दास बन चुके हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगला नियुक्ति जो है वो किसके है, तो सेबी से ये न्यूज़ निकल कर रहा है। सेबी के लिए आप देखेंगे, सेबी की जो इससे पहले जो चेयरमैन थी वो कौन थी, माधवीपुरी बुश थी जो पहली महिला चेयरमैन है। लेकिन उनके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ केस चला है शेयर बाजार में, कुछ धोखाधड़ी के मामले को लेकर इनके ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसके कारण इन्हें इमीडिएट प्रभाव से हटाया गया है और उनके जगह पे अभी तुहिन कांत पांडे जो है वो सेबी के नए प्रमुख बना दिए गए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में तुहिन कांत पांडे को। तो सेबी होता क्या है इस बात को आप याद रखेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से जितने भी शेयर बाजार की एक्टिविटी होते हैं उनको कंट्रोल इस सेबी के द्वारा ही किया जाता है। तो उसके लिए एक विनियामक बोर्ड है और ये 1 मार्च 2025 से तुहिन कांत पांडे ने अपना ये पदभार संभाल लिया है। इस पद पर माधवीपुरी बुश जिनका 3 वर्षीय कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को पूरा हो गया है, का स्थान श्री पांडे ने लिया है। इस पद पर पांडे का कार्यकाल जो है, तुहिन कांत पांडे का जो है वो 3 वर्ष का होने वाला है और वो सेबी के कौन से हैं, 11वें चेयरमैन है। इस बात को आप याद रखेंगे। सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी जो है वो 1988 में 12 अप्रैल 1988 को क्या हुआ है, इन्फोर्स में आया था, लेकिन वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में था। और इसे आप देखेंगे कि 1992 में जब एक्ट आता है, उस एक्ट के माध्यम से इसे क्या मिल जाता है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी का एक जो है वो मान्यता मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि 1992 से जो है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ये काम कर रहा है। जबकि स्थापना जो सेबी की हुई थी कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो जो पहले इसके सेबी के जो अध्यक्ष थे, जब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तो डॉक्टर S.A. देव जो है इसके अध्यक्ष थे, जो कि 12 अप्रैल 1988 को बने हुए थे। 2 साल ये रहे थे और समानता यान का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का हुआ तो है। और 11वां जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो 1 मार्च 2025 से तुहिन कांत पांडे बन चुके हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सेबी के पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुश के कार्यकाल में शेयर बाजार में हुए किसी धोखाधड़ी के मामले में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश सेवानिवृत्ति के पश्चात मुंबई की एक अदालत में 2 मार्च को जारी किए थे, जिस पर अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाया हुआ है। हालांकि आप देखेंगे माधवीपुरी बुश का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है। इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है जिसके ऊपर सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी क्या किया है, अभी स्टे लगा रखा है। आगे चलते हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने थे। तो आरबीआई से इंपॉर्टेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि शक्तिकांत दास जो गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर, वो वहां से हटे थे और उनके जगह पे कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा जी जो है वो न्यू आरबीआई गवर्नर बन चुके हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद एक और परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है कि अभी आरबीआई के लिए ही जो ईडी का चुनाव कर दिया गया है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चुनाव कर लिया गया है और इंद्रनील भट्टाचार्य जो है वो आरबीआई के न्यू कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये इंद्रनील भट्टाचार्य आपको नजर आ रहे हैं। तो वरिष्ठ बैंकर इंद्रनील भट्टाचार्य को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी दैट इज ईडी मार्च 2025 में नियुक्त किया गया है और केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक रहते हुए आर्थिक एवं नीति शोध विभाग का कार्यकाल वो देखेंगे। यह नियुक्ति 19 मार्च से प्रभावी हो चुका है और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग में सलाहकार के तौर पर ये सेवा इससे पहले दे रहे थे। बात करें हम आरबीआई का, तो आरबीआई के यहाँ पे लोगो देख रहे हैं जिसमें पाम ट्री है, नीचे में आपको टाइगर नजर आ रहा है। आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, मतलब ये यंग हिल्टन आयोग आपको याद होगा। तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1935 से जो है वो इसका जो पहला हेडक्वार्टर था मुख्य रूप से कोलकाता हुआ करता था, लेकिन आज जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो मुंबई में है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और जो मुख्य रूप से आरबीआई काम करती है, वो आरबीआई को जो पावर मिलता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से मिलता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पे। अशोक सिंह ठाकुर इंटेक के नए अध्यक्ष बने हैं। इंटेक क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये आप लोगो देख रहे हैं, इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेक। तो आप देख लें, जो INTECH है, के नहीं है यहाँ पे, इस बात को याद रखिएगा। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है। PIB की तरफ से ये घोषणा की गई थी, जो न्यूज आया था आप देख रहे हैं 22 मार्च का ये न्यूज है, जो PIB के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। तो पत्रिका दर्पण ने इस न्यूज को वहाँ से लिया है। तो भारतीय संस्कृति निधि, जिसे हम लोग
इंटेक कहते हैं, नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की कार्यकारिणी के लिए 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न चुनाव में अशोक सिंह ठाकुर अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं और इस पद पर उनका निर्वाचन 3 वर्षों के लिए हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक निधि भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण केंद्र है। भारत में जितने भी हेरिटेज हैं उस हेरिटेज के संरक्षण का जो काम है, जो कि आज देखें कि हेरिटेज जो है काफ़ी चर्चे में चल रहा है, चाहे वो संबल का मामला हो या बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। तो उसको लेकर अभी इंटेक का जो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो नियुक्ति जरूर याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंटेक की बात करें तो ये क्या है, तो इंटेक कीजिए इंडियाज प्रीमियर हेरिटेज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब किया गया था, 27 जनवरी 1984। याद कर लेंगे जो इंटेक की स्थापना कब का है, तो 27 जनवरी 1984 की स्थापना है इसके। और इसका जो मुख्य काम होता है भारत में जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं उसको सुरक्षित रखना और उसके लिए कायदे कानून बनाना। यह नेशनल रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060, तो इसके माध्यम से इसे बनाया गया है। एंड द इंटेक चार्टर वाज एडॉप्टेड इन 2004। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी इसके ऊपर आया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं, करंट अफेयर्स जिसमें रिकॉर्ड में। तो दैनिक जागरण का ये न्यूज़ है, आप देख रहे हैं कि ASI की रैंकिंग में ताजमहल नंबर 1 पे रहा है, आगरा किला 5वें स्थान पे रहा है। तो इन सबों के संरक्षण का काम कौन करती है, इंटेक करती है। तो टॉप में आप देखेंगे जितने भी भारत में हेरिटेज हैं उस हेरिटेज में सबसे पहला जो है टॉप पे कौन है, ताजमहल है, जो कि आगरा में है, जहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि पर्यटक आते हैं। उसके बाद सूर्य मंदिर है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, और 10वें नंबर पे आप देखेंगे उदयगिरी खंडनी। तो ये न्यूज़ मैंने आपको इसलिए रेफर किया है क्योंकि देश भर में देखिए ASI द्वारा देश भर में संरक्षित 3695 स्मारकों में 2024-25 में आए पर्यटकों के आंकड़ों के आधार पर सूची जारी की गई है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अभी भारत में आप देखेंगे 3695 जो है वो क्या है, आपके संरक्षित स्मारक हैं, और इसका जो रखरखाव है किसके अंतर्गत होता है, इंटेक के अंतर्गत होता है। ASI इसके साथ कोलैबोरेट करती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बन गई हैं, ये पिक्चर आप देख लें। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि 144वां जो सेशन है वो मिस्र में आयोजित किया गया था, जो कि IOC का है। IOC क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे कहा जाता है, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 23 जून 1894 को किया गया था। और यही कारण है कि जो 23 जून है उसे हम लोग ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये सबसे पुराना आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो 23 जून को आप देखेंगे इसे इनॉग्रेट किया गया था। 110 अभी तत्काल इसके एक्टिव मेंबर हैं, और इसके अलावा इसके अध्यक्ष को जो अभी इससे पहले थे वो कौन थे, थॉमस बॉक थे। तो नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आप देखें हेडक्वार्टर यहाँ पे याद रखिएगा, जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि IOC के लिए क्या हुआ था, इनके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। तो कोस्टा नवारिनो जो कि ग्रीस AP यहाँ का ये न्यूज है। तो जिम्बाब्वे की जो खेल मंत्री हैं और तैराक में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं, जिनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो कहाँ की रहने वाली हैं, इस बात को याद रख लेंगे। तो जिम्बाब्वे की हैं, कोस्टा जिम्बाब्वे की हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी एक एथलीट हैं और मुख्य रूप से स्विमर रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष 20 मार्च को चुन ली गई हैं। इस पद पर चुनी जाने वाली ये पहली महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो IOC की जो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, साथ ही पहली अफ्रीकी भी हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ग्रीस में आप देखेंगे पूरा का पूरा सेशन हुआ था। ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में IOC का 144वां सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें 97 सदस्यों में मतदान किया था और 49 ने इनके पक्ष में वोट दिया था। और इसके आधार पे ही जो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं वो अब देख लें कि आप वो अब एक IOC की महिला अध्यक्ष बन गई हैं। और इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल अभी थॉमस बक का जो कार्यकाल है 23 जून 2025 को समाप्त होने वाला है। उनके जगह पे अब कौन बन गई हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री। और इनका जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों के लिए होगा, तो 8 वर्षों के लिए होगा। नोट करके रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2033 तक जो है वो क्या रहेंगी, तो इस बात को याद रखेंगे कि 2033 तक जो है वो इसकी अध्यक्ष रहने वाली हैं। साथ ही ये 10वीं अध्यक्ष होंगी। इनके अध्यक्ष इससे पहले कौन कौन रहे हैं इसे भी देख लें आप। तो जो सबसे पहले IOC के जो अध्यक्ष थे वो डेमेट्रियस विकिलासा थे, जो यूनान के थे। 1894 और 1996 के बीच में जो है वो रहे हुए थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो 10वीं आप देखेंगे अध्यक्ष बन गई हैं और पहली महिला अध्यक्ष हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से बनने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं तक अभी के सेशन को रखते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो सेशन होगा वो हमारा किससे संबंधित होगा, तो पुरस्कार से संबंधित होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहाँ प्रतियोगिता तरुण सीरीज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की हम बात करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। सेशन को यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। फेसबुक पे ये उपलब्ध है, इसे भी फॉलो करें और लोगों के बीच में शेयर करें। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।